हे वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप। DSR सक्सेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मौलिक अधिकार, यानी कि जिसको हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों हम मौलिक अधिकार की बात करें तो यह हमारे संविधान में पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में दिया गया है। और जो हमें ये देखने को मिलता है यह अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक के बीच में इसको दर्शाया गया है, जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार की बात करें तो संविधान द्वारा दिए गए कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे कानून हैं जिससे कि व्यक्ति अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। यानी कि अगर हमें इसको स्पष्ट करें तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिससे कि व्यक्ति को अपने जो व्यक्तित्व का विकास है उसको करने में कोई भी अड़चन नहीं, कोई भी परेशानी उसको फेस करनी ना पड़े, जिससे कि वह उनको आराम से यानी कि अपनी योग्यता अनुसार जो वह चीज़ चाहता है, जिस पद पर वह जाना चाहता है, जो वह पाना चाहता है उसको वह आसानी से प्राप्त कर सके। ये जो मौलिक अधिकार है वह उसको वह प्राप्त करने में, अपना जीवन जीने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो दोस्तों ये मौलिक अधिकार था। अगर हम दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार अभी जो रह गए वह 6 अधिकार है। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। दोस्तों इस वीडियो में हम मौलिक अधिकार को पूरा कवर करेंगे और साथ ही साथ हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या है, यानी कि जिसको संविधान की आत्मा भी BR अम्बेडकर द्वारा कहा गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो अनुच्छेद 32 दिया गया है कि अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन होता है, कोई भी उनका मतलब हरासमेंट होता है, तो जो कोर्ट है हमारा वह किस प्रकार से उसमें संज्ञान ले सकता है, किस प्रकार से जो मौलिक अधिकार का हनन करने वाला व्यक्ति है, कोई भी एक संगठन है, उसको किस प्रकार से जो दंडित करता है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। तो उस सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले आता है समता यानी कि समानता, जिसका वर्णन हमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच में देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम डिटेल में समता यानी कि समानता का वर्णन जो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है उसकी बात करें तो अनुच्छेद जो 14 है सबसे पहले कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के अनुसार यानी कि कानूनी तौर पर सभी व्यक्ति बराबर होने चाहिए। यानी कि कानून जो है वह सभी व्यक्ति को समान समझेगा, सभी व्यक्ति को बराबर के अवसर देगा। और अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के तौर पर किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 15 है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है। कई बार क्या होता है कि एक सीक्वेंस वाइज आपको दे दी जाते हैं कि एक तरफ अनुच्छेद लिखे होते हैं और एक तरफ जैसे कि स्वतंत्रता, समानता या आदि ये चीज़ें लिखी होती है, इनका मेल करना आपको होता है। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज होता है, तो इस वजह से आप पेन या कॉपी लेकर के बैठ सकते हैं जिससे कि आप नोट डाउन उनको कर सके। तो हम अनुच्छेद 15 की बात दोस्तों हमने की है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। अगर दोस्तों हम अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जो सरकारी नौकरी है उसमें सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर होंगे, वहाँ पर भी समानता होगी। यानी कि लोक नियोजन सरकारी नौकरी के अवसर जो है वो सभी व्यक्ति के लिए बराबर होंगे, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। और अगर हम इसी में अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है यानी कि छुआछूत जो है उसका अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी छुआछूत को लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। और अगर हम इसी के साथ अनुच्छेद 18 की बात करें तो जितनी भी उपाधियां प्रदान की जाती थी पहले प्राचीन काल में, उन सभी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में कर दिया गया है। जो हमारे संविधान निर्माता थे बहुत ही ज़्यादातर वकील व्यक्ति थे,
उन सभी में ज़्यादातर वकील थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है कहीं कहीं पर व्यक्तियों को समझ नहीं आता है। बट हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो ये मौलिक अधिकार है इसमें जो सभी पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर सके। तो दोस्तों ये समता यानी कि समानता का जो अधिकार था उसमें 14 से लेकर 18 तक हमने डिस्कस किया। और दोस्तों मेरी एक और कोशिश रहती है कि आपका ज़्यादा से कम टाइम लूँ, जिससे कि आपको टाइम भी आपका बचे और आपको जल्दी से ही समझ आ जाए। तो दोस्तों अगर हम स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपना व्यक्तिगत विकास करने का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, वह अपनी इच्छा अनुसार जो उसको अच्छा लगता है तर्क वितर्क कर सकता है, सरकार के साथ में या किसी अन्य के साथ में डिबेट कर सकता है। वह मतलब उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वह बोल सकता है चाहे वह कहीं पर भी हो। परंतु दोस्तों इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उससे हमें हाई कोर्ट या किसी पब्लिक या किसी अन्य व्यक्ति को उसके अधिकार को हनन नहीं होना चाहिए। बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तभी व्यक्ति बोले। ये नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को बोलने की आज़ादी मिली है तो वह कुछ भी बोलना चाहिए। यही सब कुछ देखने को आज हमें मीडिया में मिल रहा है, क्योंकि मीडिया आजकल क्या करती है, कुछ भी बोल देती है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, जिससे कि देश में क्या होता है कि जो शांति की स्थिति है वो उसका हनन होता है, कि शांतिपूर्ण जो स्थिति है उसका हनन होता है। और दंगे और अन्य चीज़ें आपको देखने को जगह जगह मिलती रहती है। ये मीडिया की सबसे बड़ी कमी देखी गई है और निरंतर हम मीडिया की इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता का दिया गया, यानी कि कहीं पर भी व्यक्ति बोल सकता है। अगर अनुच्छेद 19 में ही दोस्तों ये 6 पार्ट इसके कर दिए गए हैं, ये बोलने की स्वतंत्रता यानी कि जो दी गई है वो पहले पार्ट में है। अगर हम अनुच्छेद 19 का ही सेकंड पॉइंट देखें तो शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सभा कर सकता है शांतिपूर्ण ढंग से। जो मैंने आपको बताया हाई कोर्ट, पब्लिक एंड अन्य अधिक किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। आप शांतिपूर्ण ढंग से एक सभा कर सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19 में जो तीसरा पॉइंट है उसकी बात करें तो समूह बनाने की यानी कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 19 का जो पार्ट तीसरा है वह आपको देता है। और दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 4 की बात करें तो भारत में सभी जगह आने जाने की स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 19 के तहत जो 4th पॉइंट है उसमें दी गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी घूम सकता है, यानी कि उसको पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 19 में जो 5वां पॉइंट है उसकी हम बात करें तो भारत में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिली हुई है, यानी कि भारत का नागरिक वह चाहे किसी भी राज्य में जा करके निवास कर सकता है। दोस्तों ये देखिए कितने अच्छे से सजाया गया है हमारे संविधान को, जो भारत के संविधान निर्माता थे उनके द्वारा। सबसे पहले बोलने की आज़ादी मिली, उसके बाद शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की जो स्वतंत्रता हमें दी गई है। इसके बाद दोस्तों सभा करने की, यानी कि जब हम एकत्रित हो जाएंगे तो हम सभा करेंगे, समूह बनाएंगे, और इसके बाद कहीं पर भी व्यक्ति घूम सकता है, घूम के अपना प्रचार कर सकता है। एक ये आपको लॉजिक है, एक समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ। पहले व्यक्ति ने बोलने की आदत मिली है, यानी कि बोल सकता है, उसके बाद एक सभा कर सकता है, उसके बाद वह समूह बना सकता है, उसके बाद उस समूह के साथ वह कहीं पर भी घूम सकता है। और अगर वह घूमता है तो वह कहीं पर भी भारत में जहाँ घूमा है वहाँ पर वो निवास कर सकता है। और अगर उसने निवास कर लिया समझो, तो व्यक्ति को यह भी आज़ादी है कि वह वहाँ रह करके रोजगार कर सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति अगर कहीं पर निवास करेगा तो रहने के बाद उसको अपने जीवन यापन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, जो कि वह रोजगार के थ्रू कर सकता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 19 था, जिसमें भी हमने 6 के 6 पॉइंट्स को हमने समझा। आई होप आपको ये जो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 19 का जो 6 पॉइंट थे, ये 1 2 3 4 5 6 तो आपको ये समझ आए होंगे। दोस्तों पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि हमें निवास करने की आज़ादी नहीं थी, किंतु 370 हटने के बाद व्यक्ति अब जम्मू एंड कश्मीर में भी रह सकता है। दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध दोष सिद्धि, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर किसी ने आरोप लगा दिया है कि वह इस व्यक्ति ने यह काम किया है, तो हम तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहरा सकते जब तक कि वह अपराध सिद्ध न हो जाए। दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 20 में देखें तो इसमें भी 3 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे 19 में 6 पॉइंट कर दिए गए थे 19 के, ऐसे ही अनुच्छेद 20 के भी 3 पॉइंट कर दिए गए हैं। जिसमें पहला पॉइंट कहता है कि अपराध के समय वाले व्यक्ति, यानी कि जो अपराध जिस समय में व्यक्ति ने किया है उसी अपराध, जैसे किसी व्यक्ति ने एक अपराध किया है 2011 में, तो उस समय जो अपराध किया था वो उसने किसी का
कोई झगड़ा किया था या कुछ भी हो सकता है टू जेड, उस समय उस जो अपराधी किया था उसकी जो दंड था वह था कि उसको 6 महीने कारावास दी जाए, यानी कि सज़ा उसको जेल है 6 महीने की हो सकती थी। लेकिन आपको पता है केस चलते चलते लगभग 5-6 साल का, 2 साल का, 3 साल का समय लग जाता है। तो वो 2011 में क्या था, 2015 में उसका क्या है कि रिजल्ट आया, मुकदमा जो था उसका जो डिसीजन हुआ। इसके बाद जो उसको सज़ा मिलेगी वह 2011 के कानून के हिसाब से ही मिलेगी। जो 2011 में था कि 6 महीने की कारावास है तो उसको 6 महीने की कारावास होगी, ना कि उसको 2015 के जो कानून के हिसाब से मिलेगी। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 20 का पहला पॉइंट था, यानी कि जिस व्यक्ति ने जो कोई क्राइम किया है तो उसको उसी समय के हिसाब से दंड मिलेगा जिस समय उसने वह अपराध किया था। अनुच्छेद 20 का अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो कोई भी अपराधी यानी कि कोई भी आरोपित व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, चाहे उस पर पुलिस कितना ही दबाव बनाए। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, जैसे कोई व्यक्ति है उस पर आरोप लग गया, उसको पुलिस हवालात में डाल देती है, जेल में डाल देती है, तो उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि वह जो मतलब ये अपराध है उसको मतलब उसके खिलाफ गवाही दे कि हाँ ये अपराध मैंने ही किया है। तो व्यक्ति को बोल देना चाहिए कि हाँ मैंने ही किया, क्योंकि जो उसने गवाही दी है वह कोर्ट में नहीं चलेगी। वहाँ पर क्या होता है कि पुलिस वाले उसको थोड़ा मारपीट करते हैं, उसके साथ में प्रेशर उस पर डालते हैं कि वह अपना अपराध स्वीकार कर ले। तो व्यक्ति को कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के लिए जो जिस आरोपित व्यक्ति ने गवाही है उसकी गवाही कोर्ट में नहीं चलती है। तो अपनी पिटाई के मतलब जो मारपीट होने वाली थी थोड़ा उससे बचने के लिए व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ ये अपराध मैंने नहीं किया है, क्योंकि पुलिस के सामने थोड़ी ना, आपको तो कोर्ट के सामने बोलना है और कोर्ट आपकी गवाही को स्वीकार नहीं करेगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 20 का पॉइंट दूसरा था। अगर हम अनुच्छेद 20 का तीसरा पॉइंट है उसकी बात करें तो केवल एक अपराध की एक ही सजा व्यक्ति को दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति है, किसी ने 2015 में कोई अपराध किया है और उसने वो जो अपराध किया है उसको 2016 में सज़ा मिल गई, तो जो वो 2016 में सज़ा मिली है उसको सिर्फ एक अपराधी के लिए एक ही बार सज़ा मिल सकती है, ना कि उसको कोर्ट बार बार यही सज़ा देता रहेगा। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 20 था। इसके बाद दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं देह यानी कि जीवन का अधिकार, व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 कहता है। दोस्तों अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 जो आने वाला है इसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो में हमने ये प्राण एवं दैविक जीवन का अधिकार है और गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, इन चीज़ों को हमने डिटेल में समझाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है या पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। और अगर अनुच्छेद 19 आपको समझनी है, अनुच्छेद 20 आपको समझनी है तो हमारी जो वीडियोज़ है उस सेपरेट वीडियो पहले से ही इस पर बनी हुई है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके वो वीडियो पहले देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। दोस्तों अनुच्छेद 21 मैंने बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक यानी कि जीवन का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 था। और अगर हम इसमें ही देखें कि जो अनुच्छेद 21 का जो एक संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, जिसमें कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उसमें किया गया था। और दोस्तों अगर हम अनुच्छेद 22 की बात करें तो जिसमें दिया गया है कि गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण, यानी कि गिरफ्तारी देते समय व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण, क्या क्या अधिकार उसको प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए अनुच्छेद 22। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ यही रहता है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। मैंने जो कुछ चीज़ें आपको बताई है पहले इनको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए, इसके बाद ही हम आगे की जो पार्ट्स है, आज की जो चीज़ें रह गई है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पार्ट की जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।